साल 1877 गर्मियों का मौसम इतना गर्म, इतना खौफनाक था कि ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में लाखों लोग भूख और प्यास से मरने लगे। सड़कों पर लाशें पड़ी थी, गांव के गांव खाली हो रहे थे, खेत सूख चुके थे और लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अगला दिन कैसे जिएं। यह ऐसा काल था जिसने भारत के बड़े हिस्से को लगभग बंजर बना दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था। ठीक उसी समय चाइना में भी भयंकर ड्रॉट और फैमिन चल रहा था। करोड़ों लोग भूखमरी और पानी की कमी से जूझ रहे थे। ब्राजील, मोरक्को, इथियोपिया, दक्षिणी अफ्रीका, दुनिया के कई हिस्से एक साथ सूखे और अकाल की चपेट में थे। अलग अलग देश, अलग अलग महाद्वीप, अलग अलग संस्कृतियां, लेकिन समस्या एक ही थी, पानी नहीं, फसल नहीं और भोजन नहीं। अमेरिका के मिनेसोटा में उस साल को कहा गया था द ईयर विदाउट अ विंटर। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति के नियम ही बदल गए हो। अब सोचिए, एक ही समय में दुनिया के इतने सारे हिस्सों में ऐसा क्या हुआ होगा। कोई युद्ध नहीं था, यह कोई महामारी नहीं थी, कोई विशाल ज्वालामुखी विस्फोट नहीं था। यह था एक नेचुरल फिनोमिना जो हजारों किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में शुरू हुआ था। पेरू के तट के पास रहने वाले मछुआरों ने इसे एक नाम दिया था एल नीनो, स्पेनिश भाषा में जिसका अर्थ होता है द लिटिल बॉय। लेकिन 1877 में यह लिटिल बॉय इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने दुनिया भर के मौसम को बदल दिया। मॉनसून बदल गए, बारिश के पैटर्न बदल गए, नदियां सूख गई, फसलें नष्ट हो गई और लाखों लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। आज लगभग 150 साल बाद वैज्ञानिक फिर से पैसिफिक ओशन पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि संकेत मिल रहे हैं कि एल नीनो एक बार फिर से दुनिया के मौसम को प्रभावित कर सकता है। तो क्या 2026 भारत के लिए एक एक्सट्रीम हीट ईयर बन सकता है? क्या सुपर एल नीनो फिर से दस्तक दे रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुभा और आज हम समझेंगे एल नीनो का साइंस, उसका इतिहास और क्यों कई क्लाइमेट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले साल भारत के लिए सिर्फ गर्म नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से चुनौतीपूर्ण भी हो सकते हैं। प्रशांत महासागर में विकसित हो रहा एल नीनो इस बार अब तक का सबसे शक्तिशाली एल नीनो बन सकता है। According to the World Meteorological Organization or WMO, India, Africa among regions facing drier conditions. India is expected to be among the countries affected by reduced rainfall. भारत में इस साल सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। सूखे की आशंका के बीच सुपर एल नीनो भी एक्टिव हो सकता है। एल नीनो को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि अगर हमें यह समझना है कि भारत में गर्मी क्यों बढ़ सकती है, मॉनसून क्यों कमजोर पड़ सकता है और पूरी दुनिया का मौसम कैसे बदल सकता है, तो हमें सबसे पहले पैसिफिक ओशन की कहानी समझनी होगी। पैसिफिक ओशन केवल दुनिया का सबसे बड़ा महासागर ही नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम का एक बहुत बड़ा रेगुलेटर भी है। सरल भाषा में कहे तो पैसिफिक ओशन पृथ्वी के मौसम का थर्मोस्टेट है। जैसे आपके घर में एसी का थर्मोस्टेट पूरे कमरे का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, वैसे ही पैसिफिक ओशन पूरी पृथ्वी के वेदर पैटर्न्स को प्रभावित करता है। अब सवाल है कैसे? सामान्य परिस्थितियों में इक्वेटर के आसपास लगातार ट्रेड विंड्स चलती है। ये हवाएं ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है, यानी साउथ अमेरिका के किनारे में से गर्म पानी को धकेलकर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ले जाती है। इस वजह से एशिया के आसपास का समुद्र पानी कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म रहता है और गर्म पानी का मतलब है ज्यादा इवेपोरेशन, ज्यादा बादल और ज्यादा बारिश। यही कारण है कि इंडोनेशिया, मलेशिया और साउथ ईस्ट एशिया के कई हिस्सों में भारी वर्षा होती है। दूसरी तरफ पेरू और इक्वेटर के किनारों के पास एक अलग प्रक्रिया चलती रहती है। जब गर्म पानी दूर चला जाता है तो समुद्र की गहराई से ठंडा और न्यूट्रिएंट से भरपूर पानी ऊपर आने लगता है। इसे अपवेलिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया समुद्री जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कारण पेरू के आसपास दुनिया की सबसे बड़ी फिशिंग इंडस्ट्री विकसित हुई है। तो सामान्य स्थिति में पूरा सिस्टम परफेक्टली बैलेंस रहता है, लेकिन फिर हर कुछ वर्षों में इस सिस्टम में गड़बड़ी शुरू होती है। ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ने लगती है और यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। जब ये हवाएं कमजोर हो जाती है तो गर्म पानी एशिया की तरफ धकेला नहीं जा पाता, वह वापस पैसिफिक ओशन के बीच या साउथ अमेरिका की दिशा में फैलने लगता है। धीरे धीरे पैसिफिक ओशन की सतह का तापमान बढ़ने लगता है। अब पहली नजर में यह बहुत छोटी बात लग सकती है। लोग सोचते हैं समुद्र का तापमान 1 या 2 डिग्री बढ़ गया, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहीं पर क्लाइमेट साइंस बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पैसिफिक ओशन कोई स्विमिंग पूल नहीं है। ये पृथ्वी के कुल सरफेस एरिया का लगभग 1/3 हिस्सा कवर करता है। जब इतने विशाल महासागर का तापमान बदलता है तो उसके साथ क्लाउड्स भी बदलते हैं, रेनफॉल पैटर्न्स बदलते हैं, एयर प्रेशर बदलता है और धीरे धीरे पूरी दुनिया का मौसम प्रभावित होने लगता है। यही एल नीनो है, यानी पैसिफिक ओशन का असामान्य रूप से गर्म हो जाना। और यही कारण है कि हजारों किलोमीटर दूर भारत में भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। अब सवाल आता है, पैसिफिक ओशन में होने वाला बदलाव भारत के मॉनसून को कैसे प्रभावित करता है?
दरअसल भारत का मानसून केवल भारत के ऊपर बनने वाले बादलों पर निर्भर नहीं करता, यह ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सिस्टम का हिस्सा है। जब पैसिफिक ओशन सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है तो एटमॉस्फेयर के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाती है, क्लाउड फॉर्मेशन के पैटर्न्स बदल जाते हैं, एयर सर्कुलेशन बदल जाती है और कई बार भारत तक पहुंचने वाली मानसून विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं। यही कारण है कि इतिहास में कई बड़े एल नीनो ईयर्स के दौरान भारत में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई। हालांकि हर एल नीनो ड्रॉट नहीं लाता, लेकिन स्ट्रॉन्ग एल नीनो इवेंट्स अक्सर मानसून को प्रभावित करते हैं और यही वजह है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD और दुनिया की क्लाइमेट एजेंसी पैसिफिक ओशंस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि कई बार भारत की खेती का भविष्य, लाखों किसानों की आय और करोड़ों लोगों की फूड सिक्योरिटी पैसिफिक ओशन के तापमान से जुड़ जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एल नीनो का असर केवल बारिश पर नहीं पड़ता, यह हीट वेव्स को भी बढ़ा सकता है और यही वह हिस्सा है जो 2026 को लेकर सबसे ज्यादा चिंता पैदा करता है। क्योंकि आज हम 1877 या 1997 वाली दुनिया में नहीं जी रहे। आज क्लाइमेट चेंज पहले से ही पृथ्वी को गर्म कर चुका है, यानी हम पहले से ही गर्म मैदान पर खड़े हैं और अगर उस पर एल नीनो की अतिरिक्त गर्मी जुट जाए तो परिणाम पहले की तुलना से कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं। और यही कारण है कि वैज्ञानिक आज सिर्फ एल नीनो को नहीं देख रहे, वे उस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं जहां एल नीनो और क्लाइमेट चेंज एक साथ मिलकर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को और शक्तिशाली बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल है, हम क्या कर सकते हैं? क्या एक सामान्य व्यक्ति कुछ बदल सकता है? सच तो यह है कि क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या का समाधान केवल सरकारें नहीं कर सकती, समाज और व्यक्ति दोनों की भूमिका होती है। सबसे पहला कदम पेड़। शायद आज भी क्लाइमेट चेंज के खिलाफ सबसे शक्तिशाली और सबसे सस्ता हथियार। एक मैच्योर ट्री केवल ऑक्सीजन ही नहीं देता, बल्कि अपने पूरे जीवन काल में सैकड़ों किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। कुछ स्टडीज के अनुसार एक बड़ा स्वस्थ पेड़ हर वर्ष लगभग 20 से 25 किलोग्राम तक कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी अगर किसी शहर में लाखों पेड़ हो तो वे केवल छाया ही नहीं देते, वे उस शहर के लिए एक प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। और शायद यही कारण है कि जिन शहरों में ग्रीन कवर ज्यादा होता है वहां आसपास का तापमान कई बार कंक्रीट डोमिनेटेड क्षेत्रों की तुलना में नोटिसेबली कम पाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया में आज भी बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट खो रहे हैं। हर साल दुनिया में लाखों हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर समाप्त हो जाता है और जब एक फॉरेस्ट खत्म होता है तो केवल पेड़ नहीं कटते, उसके साथ बायोडाइवर्सिटी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, लोकल रेनफॉल साइकिल और पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होता है। पेड़ लगाना ही काफी नहीं है, पेड़ को बचाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि एक बड़ा पेड़ बनने में 10, 15, 20 साल या उससे भी अधिक समय लग सकता है, लेकिन उसे काटने में कुछ मिनट। आज अगर किसी इलाके में 100 पेड़ कट जाते हैं तो उनकी जगह 100 छोटे पौधे लगा देना मैथमेटिकली बराबर लग सकता है, लेकिन इकोलॉजिकल टर्म्स में यह बराबरी नहीं होती। एक 20 से 30 साल पुराने पेड़ की इकोलॉजिकल वैल्यू को रिप्लेस करने में वर्षों लग सकते हैं। दूसरा, प्लास्टिक का कम उपयोग। हम अक्सर सोचते हैं कि एक प्लास्टिक बोतल, एक प्लास्टिक बैग या एक सिंगल यूज प्लास्टिक से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जब करोड़ों लोग यही सोचते हैं तब वही छोटी चीज एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन जाती है। प्लास्टिक केवल कचरे की समस्या नहीं है, उसका प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजेबल तीनों ग्रीन हाउस गैस एमिशन से जुड़े हुए हैं। और सच कहें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी बहुत सी प्लास्टिक आइटम्स है जिन्हें हम आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। जब सब्जी वाला भैया आपके घर के सामने आता है तो हम हर बार नई प्लास्टिक थैली लेने की बजाय हम अपना एक कपड़े का थैला या छोटी बास्केट लेकर जा सकते हैं। जब बाजार जाते हैं तो रीयूजेबल बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी की सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल्स की जगह रिफिलेबल बोतल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे कदम लग सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में करोड़ों लोगों के छोटे छोटे कदम ही सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। क्योंकि समस्या केवल यह नहीं है कि प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, समस्या यह है कि हमने कन्वीनियंस को नेसेसिटी समझ लिया है। और जब तक हम अपनी छोटी छोटी आदतों में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक बड़े बदलाव की उम्मीद करना मुश्किल होगा। कई बार क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं होता, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी कॉन्शियस चॉइस होती है। तीसरा, पानी का संरक्षण। क्योंकि आने वाले समय में कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पानी सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक होगा। और चौथा, ह्यूमैनिटी। क्योंकि क्लाइमेट चेंज सबसे पहले उन लोगों को प्रभावित करता है जो सबसे कम जिम्मेदार हैं। वे रिक्शे चलाने वाला व्यक्ति, वे सब्जी बेचने वाला भैया, सड़क पर काम करने वाला मजदूर जो 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को एक बोतल पानी दे सकते हैं, ORS का पैकेट दे सकते हैं, कुछ मिनटों की छाया दे सकते हैं, तो शायद आप उस दिन उसके लिए बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। और शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, सुपर एल नीनो आएगा या नहीं, यह पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है,
लेकिन जब वे आए तो हम कितने तैयार होंगे ये पूरी तरह हमारे हाथ में है, क्योंकि भविष्य उन लोगों का नहीं होता जो खतरे का इंतजार करते हैं। भविष्य उनका होता है जो खतरे को समय रहते पहचान लेते हैं।